बीच में उठते थे, लेकिन ऐसा हमने तो कभी नहीं किया। से प्रस्ताव करती हूँ कि राज्यपाल महोदय को निम्नलिखित रूप से धन्यवाद प्रस्तुत किया जावे। इस सत्र में एकत्रित हम राजस्थान विधानसभा के सदस्यगण राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिए गए अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं। आप फिर मैं कह रहा हूं, मैंने व्यवस्था दे दी, बैठिए। मेरी व्यवस्था के बाद कुछ नहीं होगा, बैठिए। माननीय सदस्य, मुझे मजबूर मत करिए। मैं आज पहले दिन मैं नहीं खुलेगा, मैं मजबूर मत करिए। मुझे पता है, मैं कर लूंगा। आप बैठिए, चलिए। आप कंटिन्यू। ऐसा करेंगे तो आप में से समय आपका कटेगा, मुझे बता रहा हूँ। यदि आप व्यवधान करेंगे तो आपके समय कटेगा उतने मिनट। अब सवाल आ रहा है, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहाँ प्रस्तुत किया है, 2023 में आम चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी बहुत भारी बहुमत से और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और डबल इंजन की सरकार कैसी होती है, क्या काम करती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर मैं मेरे प्रतिपक्ष के माननीय सभी सदस्यों से पूछना चाहती हूँ कि आपने तो बहुत बढ़ चढ़ करके, अभी क्वेश्चन आवर चला, उसमें मोबाइल फ़ोन के वितरण की बात कही गई कि कितने बांटोगे कि नहीं बांटोगे। आपने अपना जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र के कितने वादे आपने पूरे किए हैं, शायद उसको उठा करके देख लेते तो आप ये समझ पाते कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया और कितना जनता को बेवकूफ़ बनाया। अभी माननीय हमारे मंत्री महोदय ने सवाल का जवाब दिया कि कितने बेरोजगारों को आपने बेरोजगारी भत्ता दिया, लेकिन आपने 2 लाख की कैप उसमें लगा दी और लगाने के साथ में उसमें एक काम और किया आपने कि कैप लगाने के साथ में प्रशिक्षण के नाम से, ट्रेनिंग के नाम से, इंटर्नशिप के नाम से एक नया नियम लागू कर दिया ताकि लोग बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन ना करें। हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन पूरे 5 साल हो गए किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप जब यहाँ बैठते थे तो आपकी भाषा क्या होती थी? आप My family doctor introduced me to Invisalign. Invisalign played a major role in boosting my confidence. ये जो भाषा का अंतर है वही आपको लेकर के डूबने वाला है। माननीय बैठे बैठे न बोले। हरिमोहन जी माननीय बहुत पुराने सदस्य हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे से पुराने सदस्य हैं। हाँ, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, कल इस माननीय सदस्य, फिर आप लोग भी बोलोगे तो फिर इधर इंटरव्यू कोई नहीं करे। जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। ये माननीय, आप बोलने दीजिए, बैठिए। देखिए माननीय सदस्य, हर एक को बोलने के पूरा समय दूंगा, आप बोलिए। हाँ, मुझे आपने बहुत अच्छे से महसूस किया है, देखा है, जाना 20 सालों से, है ना, इसलिए जो मन में है वो जवां पे है। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि मन में कुछ और है और जवां पे कुछ और है, और दिल से बोलती हूँ, भावना से बोलती हूँ, है ना। इसलिए मुझे आप प्लीज़, मुझे आप बाधा मत बने। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं संपूर्ण सदन को, संपूर्ण राजस्थान को, पूरे देश भर को इस बात की बधाई देना चाहती हूँ कि कल 500 वर्षों की उस लड़ाई के बाद में वो शुभ दिन आया है, वो महत्वपूर्ण दिन आया है जिसमें सियावर रामचंद्र की अयोध्या में स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। जय श्री राम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस ने तो उस निमंत्रण पत्र को ही ठुकरा दिया जिस निमंत्रण पत्र में उनको बुलाया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय,
आज मैं सिर्फ आइडियोलॉजी की बात करूंगी और कुछ बात नहीं करने वाली हूं। ये योजनाएं तो आइडियोलॉजी से बनती हैं और उसी धरातल पर हम काम करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता संग्राम के समय जब हमने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, जब हमने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, तब हमने बोला, मैंने, आपने नहीं बोला। मैं शब्द बहुत चुन चुन के बोलती हूं, हमने। इसलिए कांग्रेस तो सिर्फ अपना ही बोलती है कि हमने ही लड़ी है, हमने अपने आप ही लड़ी है। कांग्रेस सिर्फ अपने आप को ही श्रेय देती है, जबकि ये मालूम नहीं है कि कांग्रेस की स्थापना तो एओ ह्यूम ने की थी, जो अंग्रेज अफसर था। हमारी नींव कहाँ है ये तो देख लो या उसको सुधार लो। अब तो समय आ गया, अब तो जागरण का अवसर आ गया, उसको ठीक कर लो, नहीं तो आप जनता से मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे इस भारत देश से। हाँ, इसलिए माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का। ये स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन जिस मूल लक्ष्य को लेकर के लड़ा गया, वो मूल लक्ष्य था कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे। क्यों टीकाराम जी, यही था ना? इतिहास तो बदल नहीं सकते। आपने बहुत कोशिश करी, वामपंथियों से इतिहास लिखवाया, गलत इतिहास पढ़वाया, युवा पीढ़ी को बर्बाद किया, उसमें बौद्धिक रूप से उनके दिमागों में ये भरा गया। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के कण कण में राम समाया हुआ है, कण कण में, कतरे कतरे में राम समाया हुआ है। इसलिए आप उसको मिटा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। मैं तो इतना ही पूछ रहा हूँ, कल से पहले भगवान राम नहीं थे क्या? कल से पहले नहीं थे? हाँ, आप तो बोल ही नहीं सकते इस बारे में। हाँ, राम तो आपके, देखिए, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि राम हमारे कण कण में बसाए हुए हैं, कण कण में बसे हैं, रोम रोम में बसे हैं। इसलिए राम राज्य की स्थापना, ये राम जी के राज्य की, सिर्फ एक व्यक्ति के राज्य की स्थापना की बात नहीं है। हाँ, ये जो मूल दस्तावेज बना है ना, वो इसी माननीय सदस्य महोदय, आपका नंबर आया तब बोलना। आप ये जो मूल दस्तावेज वो बोल रहे हैं, आप सुनो। हाँ, ये मूल दस्तावेज इसी पर बना है, इसी विचार पर ये मूल दस्तावेज बना है। हाँ, इसलिए मेरे को मालूम है ये खड़े होंगे, प्लीज और खड़े होंगे तो मिट भी जाएंगे, ये इनको मालूम है। माननीय सभापति महोदय, कल जब वो आयोजन हो रहा था तो एक कांग्रेस के नेता मेरे को बुलाने आए कि बहन जी आप आइए, और वो कांग्रेस के नेता ऐसा नहीं थे, सरकार के कार्यकाल में उपकृत थे। सरकार ने उनको नॉमिनेट पार्षद बनाया था, बहुत सीनियर लीडर थे, तो मुझे बुलाने आए कि हमारे क्षेत्र में राम मंदिर मूर्ति की स्थापना हो रही है, प्लीज़ मैडम आप आइएगा। तो मैंने उनसे पूछा, आपने तो राम जी का न्योता ही ठुकरा दिया यार, आप कैसे राम मंदिर की स्थापना कर रहे हो, राम जी के दरबार की स्थापना क्यों कर रहे हो? अरे बहन जी जाने दो ना, अब वो हमारे सोनिया गांधी क्या सोचती, ये मैं क्या करूँ, अब यहाँ तो हमको आप लोगों के साथ ही रहना है। तो ये जवाब है, ये जवाब। माननीय सदस्य महोदय, वो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, आपका जवाब आएगा, आप बोलो ना। जब राम जी का नाम बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, आप सदन के मेंबर नहीं है, उनका नाम यहाँ पे नहीं ले सकते, और आप अभिभाषण पे बोलिए ना, अभिभाषण पे देना, आपको रोके तब ना। सभापति जी, जो सदन का मेंबर नहीं है, बाहर का है, उसका नाम नहीं आ सकता। जो आप उसको एक्सपेंस कराइए। सदन का मेंबर नहीं है वो नाम काट देना। हाँ, और ये उसके बारे में ना बोले, आप अभिभाषण पे बोलिए ना। हाँ, चलिए मैं बोलती हूँ, मैं माननीय सदस्य महोदय, जो सदन का मेंबर नहीं है उसका नाम ना पुकारे। माननीय सभापति महोदय, चलिए मैं बोलती हूँ, चलिए। तो की शुरुआत है, हमारा सदस्य बोल रहे हैं, प्लीज मंत्री महोदय। मैंने तो इनकी बात की थी, इनकी सच्चाई बयां की थी कि नीचे क्या दर्द है लोगों में, समझो भाई, नहीं तो खत्म हो जाओगे। माननीय सभापति महोदय, क्या सोनिया जी को नेता नहीं मानते क्या आप? माननीय सभापति महोदय, मैं अपना विषय शुरू कर रही थी कि पिछले 5 साल की कांग्रेस की सरकार, राम राज्य क्यों बुरा लगता है, राम राज्य की भाव क्यों बुरा लगते हैं, कि विचार क्यों बुरे लगते हैं। एक उदाहरण देती हूं मैं माननीय सभापति महोदय। उदयपुर में कन्हैया कुमार की हत्या हुई। प्लीज नेता, प्लीज, अरे
रोको नहीं यार, आपका मौका है तब बोलना ना। आपका जब मौका है तब बोलना। आप जब बोलेंगे तो मैं इतने इससे भी ज्यादा खड़े होके बोलूंगी। आप जब बोलेंगे तो मैं इससे भी ज्यादा खड़ी होके बोलने की क्षमता रखती हूँ, बोलूंगी। प्लीज सदस्य आपका मौका है तब बोलना। अरे आपका नंबर आया तब बोलना। घोगरा जी, सदस्य महोदय, आपका नंबर आया तब जवाब देना। अरे इसलिए माननीय सभापति महोदय, बोल रहे हैं बीच में बोल, इसलिए माननीय सभापति महोदय, जब अरे वो आपके कार्यकर्ता थे कि नहीं थे? सदस्य महोदय आप बैठिए। आपके कार्यकर्ता थे कि नहीं थे? बोले आप बैठिए ना, आप बैठिए। आपके कार्यकर्ता थे? आप बैठिए। यहाँ आसन आप से तो मेरे सर्टिफिकेट कौन थे? पार्टी का जांच चल रही है। मफलर डाले हुए थे, उनके फोटो छपे हैं। सदस्य सदन में ऐसे मिसगाइड करना उचित नहीं है। माननीय सदस्य, प्लीज विराजिए। तो बैठ जाओ, अगर मैं बोल। हाँ सदस्य बोलिए। अनिता जी माननीय बोलिए। सभापति महोदय, या तो आप हाउस को ऑर्डर में ले आइए तो हम बोल देंगे लगातार, हम रुकने वाले नहीं हैं। पर माननीय सभापति महोदय, मैं इतना बताना चाह रही हूँ कि राम राज्य की स्थापना के लिए आप अपना भाषण बोलना ना। आप बार खड़े क्यों हो रहे हो? मुद्दा है ना, मुद्दा है। मुद्दा इसलिए है क्योंकि एक हिंदू की हत्या होती है तो 5 लाख मुआवजा, और ये इधर जो बोल रहे हैं ना अनिता जी, कोई भी खड़ा नहीं होगा। मुआवजा, ये अंतर है आपकी नीति में, ये आपकी व्यवस्था में अंतर है, और ये आपने अंतर किया, इसलिए वहां सामने बैठे आप इसलिए वहां सामने बैठे आप, क्योंकि कन्हैयालाल हिंदू था और जयपुर में मरने वाला मुसलमान था। ऐसे चलाएंगे आप शासन? अनिता जी सिर्फ आसन को संबोधित करो। उधर कोई उधर आप बोलो ही मत, आप तो इधर संबोधित करो। मैं इतना नहीं बोलूंगी, पर बोलना पड़ता है ना, जब दर्द होता है तो बोलना पड़ता है। आप आसन को संबोधित करो। आपको बोलना है तो परमिशन लेके बोलिए। सदस्य नेता प्रतिपक्ष जी, उनको बोलो बिठाओ। एक मिनट, माननीय सब, अब बैठिए, आप बैठिए। आप बैठिए ना। माननीय सभापति महोदय, मेरी बात सुनिए। आप इस प्रकार से सदन आप कैसे चलाना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आपके माननीय सदस्य जिस प्रकार की भाषा और लैंग्वेज यहाँ इस सदन के अंदर, आप यही पढ़ लीजिए। आपके पीछे क्या लिखा हुआ है, यही पढ़ लीजिए। किस विषय पे बात कर रहे हैं, तो अभिभाषण आप बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं है जो मर्जी बोलेंगे आप, अभिभाषण पे बोलिए, हम कोऑपरेट करेंगे। अनिता जी आप इधर आमने सामने मत करो, आसन को संबोधित करके अपनी बात रखिए। माननीय सभापति महोदय, जब मैं बोल रही हूँ तो मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम नहीं कर रही हूँ, परंतु आप बीच में बोलेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। मैं निवेदन कर रही थी, मैं विचार पर बात करना चाह रही थी कि आपका विचार क्या है। आपका विचार है भारत को तोड़ो, टुकड़े टुकड़े गैंग के आधार पर। इसलिए आपने राम को हटाया, राम के विचार को हटाया, क्योंकि आप टुकड़े टुकड़े भारत के करना चाहते थे। आपने किया टुकड़े टुकड़े भारत को, हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपने किया। हाँ, तकलीफ है आपको। महोदय, आपका जब नंबर आया तब आप बात करना ना। हाँ करेंगे बात, क्यों नहीं करेंगे। आपने टुकड़े टुकड़े गैंग को तकलीफ हो रही है। राम के नाम को नहीं लेना चाहते ना कांग्रेस के सदस्य, सुनना नहीं चाहते। मैं राम के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि राम के राज में राम उत्तर से दक्षिण तक है, पूरब से पश्चिम तक है, लेकिन आपने उसको तोड़ने
का काम किया, उस संस्कृति को तोड़ने का काम किया, उस पूरे विचार को तोड़ने का काम किया जो एकजुटता के सूत्र में भारत को पिरोने का काम करते हैं। और इसलिए आप राम को नहीं जानना चाहते, इसलिए आप राम को नहीं सुनना चाहते, इसलिए आप राम के विचार को जीना नहीं चाहते। आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ जा रही हूँ। धर्मनिरपेक्षता सिखाता है हमें, धर्मनिरपेक्षता की बात, हमारा संविधान हमें धर्मनिरपेक्षता सिखाता है और हमसे यहाँ पे शपथ लेते हैं, 50 लाख दिए, हम यहाँ पे शपथ लेते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता की बात है तो 50 लाख कन्हैया कुमार को क्यों नहीं दिए? फिर 50 लाख दिए होते ना। धर्मनिरपेक्षता की बात है तो कन्हैया कुमार को क्यों नहीं दिए? जवाब दो मुझे, अनीता जी, जवाब दो मुझे। 50 लाख नहीं दिए, 50 लाख दिए, 2 नौकरी दिए। अनीता जी, 50 लाख दिए, 2 नौकरी दिए। उधर मत बोलिए, आप इधर आसन को संबोधित कीजिए। चलिए माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपसे इतना निवेदन करना चाहती हूँ। अरे आप विराजिए, अरे आप विराजिए ना, सदस्य बोल रहे हैं ना आपके। आप सदस्य अनीता जी के अलावा कोई नहीं बोलेगा। बोलेंगे तो मेरे को कुछ न कुछ और निर्णय लेना पड़ेगा। आप भी आप बैठो ना यार, आप विराजिए ना, आप विराजिए ना, आप विराजो ना, आप विराजिए, आप विराजिए। आप आसन को धमका रहे हो। अनीता जी के अलावा कोई बोलेगा तो कोई अंकित नहीं होगा, कोई अंकित नहीं होगा, केवल अनीता जी बोलेंगे। हाँ अनीता जी, ऐसा नहीं चलेगा। क्या कर रहे हो? सदन में आप धमका रहे हो। माननीय सभापति महोदय, राम का नाम लेते ही कुछ सदस्य नीचे सीट से खड़े हो जाते हैं। बार-बार राम का नाम लेते हैं, राम का नाम आदरणीय डोटासरा जी, तसल्ली रखो। थोड़ा सुनने की क्षमता रखो। अरे आपको कितनी बार बोलना पड़ेगा? आसन है, जब कहता है कि भाई नेताजी बोलेंगे तो कम से कम आप तो मत बोलो ना। जो अरे वो बैठ गए ना, आप बैठिए, विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए। आपकी सदस्य बोल रही है, अच्छी बात कर रही है तो उसको सुनो। और आपको भी अगर कोई इनका जवाब देना तो आपका नंबर आए तब बोलना, बीच में डिस्टर्ब मना करे। आप विराजिए, आप बीच में डिस्टर्ब ना करें, आपका नंबर आए तब आप उसका जवाब दे देना। नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, सब एंट्री कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। आप नेता प्रतिपक्ष महोदय, हर जो भाषण का आप नोट कर रहे हो जवाब दे देना, आपको मौका, पर्याप्त मौका मिलेगा। हाँ अनीता जी। सभापति महोदय, सभापति महोदय एक मिनट आप बैठिए। अभी ये आपके लोग देखिए। सभापति महोदय मेरी बात सुनिए, आप देखिए मेरी बात सुनिए। ये आसन पांव पे आप विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए। ये सभापति जी आपके पीछे भी सब खड़े हैं। एक मिनट, सब खड़े हैं। ये रुको यार, एक मिनट। सभापति जी देखिए, हम इस विधानसभा के अंदर आए हैं राजस्थान की जनता की बात कहने के लिए। अब ये आप बीच में मत बोलिए, जनता सब देख रही है। आज जिस प्रकार की व्यवस्था यहाँ सदन के अंदर जिस प्रकार से माननीय सदस्य कर रहे हैं, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हर व्यक्ति का अपना धर्म है, अपनी बात आप कहिए, कोई मना नहीं करता, कोई मना नहीं करता। लेकिन जिस प्रकार से, या तो आपकी तैयारी नहीं है माननीय सदस्य के अभिभाषण पे, इसलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। आप अभिभाषण पे बोलिए, हम सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, पूरा कोऑपरेट करेंगे, और जब हमारा नंबर आएगा हम जवाब भी देंगे। लेकिन इस प्रकार से सदन को सब्जी मंडी नहीं बनने देंगे, हम बता देते हैं आप लोगों को। विराजिए, हाँ विराजिए, बामणिया साहब विराजिए। आपके नेता प्रतिपक्ष बोल गए ना, आप विराजिए, आप विराजिए। आपके नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, आप विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए। अनीता जी बोलिए। माननीय सभापति महोदय, धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में उल्लेखित है कि हम
धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करेंगे और सबको समान दृष्टि से देखेंगे। महामहिम राज्यपाल महोदय ने वो प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है और संविधान की प्रस्तावना की शपथ हम सबको दिलाई है। जब राज्यपाल महोदय ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है, उस संविधान की प्रस्तावना में सबको नियम, कायदे, कानून, आप विराजिए ना, आप विराजिए, आप विराजिए। सब पर नियम, कायदे, कानून लागू होंगे। आप विराजिए, आप विराजिए। अब तो मर्यादा का पालन कर दो। आपके प्रतिपक्ष नेता ने बोल दिया कि आप तो खड़े हो रहे हो। अरे यार, भाई साहब ऑर्डर में ले आएंगे तो बोलूंगी मैं। माननीय सदस्य अनीता जी, ऐसा कोई मतलब शब्द ना रहे जो किसी को हाथ पहुंचे। मुझे मालूम है आदरणीय माननीय सभापति महोदय, सिर्फ 5 साल के शासन में क्या क्या गलत काम हुए हैं, यदि वो भी नहीं बताया जाए और हम क्यों उधर बैठ गए और बीजेपी इधर क्यों आ गई वो भी नहीं सुनना चाहे, तो कोई आंखों का अंधा हो तो समझ में आता है, लेकिन कोई दिमाग से भी अंधा है। यदि वो दिमाग से भी अंधा बनना चाहता है तो मुझे उसको समझाने की जरूरत नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हमने बार बार आग्रह किया कि आप न्याय करिए, सबके साथ न्याय करिए, लेकिन तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इतनी ऊंची थी कि रामनवमी पर जुलूस नहीं निकलेगा, धारा 144 लगा दी गई है ना। रामनवमी पर जुलूस नहीं निकलेगा और साथ में डीजे नहीं बजेगा, वंदे मातरम। भगवान राम ने जब लंका जीत करके आए थे तो लक्ष्मण ने कहा था कि हमारी ये स्वर्ण लंका है, हम यहाँ रहते हैं। तो भगवान राम ने जो कहा था, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गिरियसी, जननी जन्मभूमि से भी महान है। इसलिए हमने वंदे मातरम गा करके कि हमारी माँ है, जननी हमारी माँ है, ये वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम के समय गाया गया। और उसके बाद में क्या हुआ स्वतंत्रता संग्राम के वंदे भारत गीत का? अब मैं बोलूंगी तो सदस्य चिल्लाएंगे, खड़े हो जाएंगे। कहूं दूं ना? वंदे मातरम गीत। अब तो मैं मंत्री हूँ, मेरी सरकार है तो मैं मंत्री हूँ, आपके जैसा नहीं है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 5 साल। माननीय सदस्य आसन को संबोधित करें। इसलिए माननीय सभापति महोदय, इसलिए ये बात कहनी पड़ रही है कि आपने इस देश में तुष्टीकरण के कारण से, आपने टुकड़े टुकड़े इस भारत के हो जाए उसके कारण से आपने जातिवाद का जहर इस देश में घोला, धर्म का जहर आपने इस देश में घोला। उस देश में जहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब थी, वहाँ हमारे लोगों के मस्तिष्क में ये बात डाली गई शिक्षा के माध्यम से, है ना, उन विचारों के माध्यम से कि हम अपने को गौण समझे, तुच्छ समझे और हम विदेशों पर निर्भर रहे। नेहरू जी ने क्या किया था? यही किया था। फिर बोलेंगे कि नेहरू जी का नाम क्यों ले रहे हो? इतिहास तो बोल सकते हैं ना, इतिहास तो नहीं बोल सकते, इतिहास नहीं बता सकते। वंदे भारत गीत की पंक्तियां, जब वंदे भारत पूरा गाया जाता था तो उसकी पंक्तियां किसने कम कराई और क्यों कम कराई? क्या भावना थी उसके पीछे, क्या कारण था उसके पीछे? ये अपने इतिहास में जाके देखो तो आपको पता पड़ेगा। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन की स्थापना प्रदेश में हुई है। हर वो वर्ग जिसके कारण से कांग्रेस शासन में वो वर्ग पीड़ित रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिलाएं हों। महिलाओं के कितने केस हर दिन हर मिनट 18 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होना, और यहाँ के कैबिनेट मंत्री जिसके पास दायित्व था वो ये कहता है कि ये मर्दों का प्रदेश है, और वहाँ की महिला मंत्री हंसती है।
जो वीरों की भूमि कहलाती है, जो प्रदेश जो त्याग की भूमि कहलाती है, वहां पर एक कैबिनेट बहुत सीनियर अपने आप को कहने वाले मंत्री जी का ये बयान आता है, लेकिन कोई जवान बयान पर जवाब देने वाला नहीं होता है। और मुख्यमंत्री जी वहां जाकर के उस तत्कालीन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 54% महिलाएं जो है गलत केस दर्ज कराती है। 54% महिलाएं गलत केस दर्ज कराती है। शर्म करो। कौन, मुझे बताइए, इस राजस्थान में क्या है, इस हिंदुस्तान में महिला की अस्मिता सबसे बड़ा विषय है। महिला की अस्मिता, वो महिला अपनी अस्मिता की खिल्ली उड़ाएगी क्या केस दर्ज करा करके? संभ्रांत परिवार हो या किसी भी परिवार की महिलाएं हो, कभी कोई महिला इस प्रकार की बात को थाने लेकर के नहीं जाती है, ना ले जाके दर्ज कराती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी का ये बयान पूरे प्रदेश की महिलाओं को शर्मसार करता है। इसीलिए उन महिलाओं ने वोट की चोट से कांग्रेस को वहां बिठाया है। माननीय सभापति महोदय, हम यदि इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करें, जैसा महामहिम ने अपने उद्बोधन में कहा है, तो इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बजाय उसको पटरी से उतारने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया। और माननीय सदस्य और माननीय सभापति महोदय, 15 लाख तो क्या, इस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से जो आम महिला के चेहरे पर जो खुशी आई है, चाहे उसको जन जन के खाता खोल के आई हो, चाहे उसको प्रधानमंत्री आवास के नाते से आई हो, चाहे आयुष्मान भारत के नाते से आई हो, चाहे उज्ज्वला गैस के माध्यम से आई हो, हमने कैसे झूठ बोलने का काम किया। उज्ज्वला गैस की सब्सिडी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैंपों में रजिस्टर्ड करा करके उनके डाटा लेकर के और वो देने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना के पैसों को चिरंजीवी नाम दिया गया और चिरंजीवी नाम दे करके उसको नए नाम से अपनी वाहवाही लूटने का काम किया। लेकिन प्रदेश की जनता समझदार है। और आप इधर उनकी तरफ मत देखो मैडम, आसन की तरफ देखो। आप सदस्य महोदय, इंदिरा रसोई का उल्लेख आया है। अच्छा किया, मैं तो मेरे कागज में लिखा ही नहीं था, अच्छा हुआ उन्होंने नाम याद दिला दिया। माननीय सभापति महोदय, 2013 से 18 के बीच में भी मैं इस सदन की सदस्य थी और उस समय कुछ माननीय सदस्य वहाँ के भी उस समय में थे। उस समय वसुंधरा जी ने अन्नपूर्णा रसोई के नाम से रसोई चालू की, है ना? हाँ, अन्नपूर्णा रसोई के नाम से रसोई चालू की और उस रसोई को 4 साल तक कांग्रेस की सरकार ने बंद रखा। 4 साल तक बंद रखा। जब हमने बार बार सवाल लगाया, बहुत आग्रह हुआ, जब कोविड आ गया और लोगों को खाना खाने के लिए मुश्किल हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, उस कोविड के बाद में इंदिरा गांधी के नाम से वो अन्नपूर्णा रसोई को पुनः शुरू किया गया। लेकिन वो हमारी लगे योजना कि कांग्रेस लेके आई है, मुख्यमंत्री जी की योजना लगे। अशोक गहलोत जी चाहते थे कि मेरे नाम से लोग पहचाने और उस कारण से उस अन्नपूर्णा रसोई का नाम इंदिरा रसोई कर दिया, उसका पूरा कॉन्सेप्ट बदल दिया। और उसका कारण ये रहा कि इतना भ्रष्टाचार उस इंदिरा रसोई में हुआ कि वहाँ कोने में जाकर के उनको स्थायी स्ट्रक्चर देने के नाते से ऐसे दूर दूर वो रसोइयाँ बन गई कि लोगों ने उसका लाभ नहीं उठा पाए और आज भी वो रसोई बंद होने के कगार पर है। ये इंदिरा रसोई का ये पूरा ब्यौरा है जो मैं आपको बता रही हूँ। माननीय सभापति महोदय, ना केवल महिलाएं बल्कि वो युवा जिसने इस सरकार को वोट देकर के चुना था, वो युवा चाहता था कि पारदर्शी तरीके से एग्जाम होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन एक भर्ती परीक्षा नहीं, 2 भर्ती परीक्षा नहीं, 3 नहीं, 24 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाना, पेपर आउट हो जाना। अभी तो राजीव गांधी मित्रों की बात कर रहे थे क्वेश्चन आवर में, माननीय साथीगण मेरे, ये राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों ने बाड़ी खेत को खाने लग गई थी। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों ने ही उस 3rd ग्रेड टीचर शिक्षा की भर्ती के एग्जाम को लीक कर दिया, इन्हीं के लोगों ने लीक किया और 27 लाख से ज़्यादा लोग उस परीक्षा में बैठे थे और उस परीक्षा को पूरी तरह से फेल करने का काम किया। इनके लोग उन कारोबारियों से मिले हुए थे,
उन माफियाओं गैंग से मिले हुए थे और उसके कारण से 24 भर्ती परीक्षा लीक हुई और करोड़ों बेरोजगार युवकों का सपना टूट गया और वो भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाई। तो युवाओं की बात करें तो भी यही स्थिति, महिलाओं की बात करें तो भी यही स्थिति, किसानों की बात करें तो भी यही स्थिति। और यदि ये टीकाराम जूली जी नेता प्रतिपक्ष बन करके बैठे हैं, है ना, श्रमिक योजनाओं का जब हम सवाल पूछते थे कि आप बेटियों को कब दोगे, मजदूरों की बेटियों को कब दोगे, तो हम देंगे। पूरे 5 साल निकल गए लेकिन इन्होंने एक योजना का लाभ उन बेटियों को न दिया, न मजदूरों को दिया। और इस कारण से वो प्रदेश के मजदूर वर्ग का भी वही हाल हुआ जो ये कांग्रेस की सरकार करना चाहती थी। माननीय सभापति महोदय, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें बनी हैं, उस समय कांग्रेस ने सिर्फ भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की नीति को अपने सर्वाधिक महत्व दिया है। तुष्टीकरण की नीति के साथ साथ इनका राष्ट्रीय विचार भी है कि इस पूरे भारत के वैचारिक आंदोलन को कैसे रोका जाए, भारत के विचार को कैसे दबाया जाए, भारत के विचार को कैसे कुंठित किया जाए और धर्मनिरपेक्षता के रूप में उनको मस्तिष्कों में कैसे भरा जाए, कैसे डाला जाए। इसलिए मैं सिर्फ इतना निवेदन करती हूँ आपसे कि जो नई सरकार बनी है वो निश्चित रूप से इस प्रदेश में सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करने के लिए संकल्पबद्ध है और न केवल संकल्पबद्ध है बल्कि आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से सबके लिए समान नियम हो, सबके लिए समान कार्य हो और सब समानता से आगे बढ़े। महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, उन सबको एक साथ न्याय मिले। ये कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासन में होने वाला है। राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इतना ही धन्यवाद देते हुए अपनी बात को पूरा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय बाबू सिंह जी राठौड़ साहब, बिराजिए।